What will be the resistance of bulb filament if bulb have the 100 watt, ये पावर दिया है, and the 220 वोल्ट is printed। यदि किसी बल्ब में ऊपर पावर जो मेंशन है बच्चे वो दी है 100 वॉट, जिससे हमारे एलईडी बल्ब आते हैं, और वोल्टेज रेटिंग उस पर दी है 220 वोल्ट। सो हमसे पूछा गया कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। एक्चुअली बल्ब क्या है, एक प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट होता है जिसको ऐसा पैक किया जाता है और यहाँ पर ऐसे प्लग इन करके फिर ये चलेगा। फिलामेंट, ये फिलामेंट कहलाता है, जो चलेगा नाइक्रोम वगैरह का वायर होता है जिससे जिसका अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस है। ओके, तो हमसे पूछा गया है बेटा कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो जनरली हम जानते हैं कि पावर जो होती है बेटा वो पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि यदि मैं करंट को लिखना चाहूँ तो मैं करंट को लिख सकता हूँ बेटा V बाय आर। हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा, V स्क्वायर बाय आर। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में एक तरफ पावर है और एक तरफ रेजिस्टेंस और वोल्टेज। तो मुझे वोल्टेज और पावर गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो आर हम फाइंड कर सकते हैं V स्क्वायर बाय P से। नाउ पुट द वैल्यू V स्क्वायर 220, 2 टाइम दिया है तो 220 वोल्ट, अपॉन में P पावर कितना दिया बेटा, पावर मेंशन है यहाँ पर 100 वॉट, तो 100 वॉट पावर मेंशन कर दें। 100 वॉट, 0 से 0, 0 से 0, 22 into 22 2 times, so that will be equal to 484 ohm. That is the resistance of the bulb, 484 ohm। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। V स्क्वायर बाय आर से आप निकाल सकते हैं। करंट इज पास इन अ स्प्रिंग, इट becomes get compressed, gets expanded and oscillate or remains unchanged। तो किसी स्प्रिंग में अगर करंट पास किया जाए तो उनका क्वेश्चन ये है कि स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा कि स्प्रिंग एलोंगेट होगा जब इसमें कोई करंट पास किया जाए। एक्चुअली में जब कहीं पर वायर, अगर मैं दो पैरेलल वायर लूं और दोनों पैरेलल वायर में करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो ये दोनों वायर एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट यानी कि व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, वायर विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे लगा देना है कि जो स्प्रिंग है उसमें भी तो बहुत सारे सर्कुलर टर्न है, ये सर्कुलर टर्न है। इन सब में करंट की डायरेक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे यहाँ पर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी करंट ऊपर जा रहा होगा। तो जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ऐसा सभी टर्न के साथ होगा। तो अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो स्प्रिंग फाइनली क्या होगा बेटा, स्प्रिंग स्प्रिंग फाइनली थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा। स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस्ड। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। स्प्रिंग विल कॉम्प्रेस्ड जब उसमें से करंट पास किया जाएगा, क्योंकि जब करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कॉइल्स। द करंट इन अ ब्रांच ए बी, यहाँ पर एक हमें पिक्चर दिया गया है, पिक्चर दिखाई दे रहा है, और इस ए बी ब्रांच में जो ये वाली ब्रांच है बेटा ए से बी, इसमें हमसे करंट पूछा है। तो सिंपली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक सेल भी लगा हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल है 6 वोल्ट। तो पहले यहाँ पर देखिए बेटा, ये 1 ओम रेजिस्टेंस और इस 1 ओम रेजिस्टेंस को अगर लूं तो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इनका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो इस ब्रांच को मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना। 2 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है इस 2 ओम के साथ, तो ऊपर वाली ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 ओम। यहाँ पर मेरा ये ए पॉइंट है बेटा, और यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ, इधर मेरा पॉइंट बी है। ऊपर टोटल रेजिस्टेंस मेरा 1 ओम आया। नीचे भी देख लेते हैं, नीचे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं इधर से जाता हूँ तो यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है, ये टोटल 4 ओम हो गया। और 4 ओम जो है बेटा वो 4 ओम के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 ओम। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पर ये 2 ओम आया, और इधर मेरे पास बैटरी लगी हुई है बेटा, बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की। टोटल सर्किट में अगर देखा जाए रेजिस्टेंस कितना है बेटा, ये फिर से ये देखें आप तो ये सीरीज में नजर आएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और इसमें करंट एक ही घूमेगा, तो V अपॉन में R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। V की वैल्यू है 6 अपॉन में 2 ओम और 1 ओम, दोनों फिर से सीरीज में कनेक्ट है, तो ये आएगा 6 ओम। तो वैल्यू ऑफ द करंट इज 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर करंट ही यहाँ से पास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगर आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं जानते तो सीरीज में बता दें, रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ऐड किया जाता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होते हैं फिर ऐड होते हैं, और उनका जो रिजल्ट आता है वो भी 1/R इक्विवेलेंट के बराबर आता है। ठीक है, तो ऑप्शन इज 2 एम्पियर। आपको सिर्फ सिंपली सर्किट को सॉल्व करना है।
A current of 4.8 ampere is flowing in a conductor. The number of electrons passing through any cross-sectional per second इस है ना, पर सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे इस चालक में 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इट मींस करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, तो इसको Q बाई टी लिख सकता हूँ। और चार्ज जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं, तो Q इज इक्वल टू में N इंटू ई अपॉन में टी, इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब पर सेकेंड बोला है तो यानी कि हम टी की वैल्यू 1 डाल सकते हैं यहाँ पर, तो एन ई अपॉन में टी, पर सेकेंड बोला है तो टी की वैल्यू क्या ले ले 1, यहाँ से एन फाइंड करना है। सो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, जैसे करंट की वैल्यू है मेरे पास 4.8 एम्पियर, ये मेरे पास एन है बच्चे, ई की वैल्यू डाल दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में टाइम पर सेकेंड बोला है तो मैं 1 सेकेंड रख देता हूँ, यहाँ से एन कैलकुलेट करिए। सो डेसिमल से इधर डेसिमल और ये इसको कैंसिल कर सकता है कितनी टाइम, 3 टाइम्स, इसको नीचे भेजना है, नीचे भेज के ऊपर भेजेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नीचे जाएगा, उसको ऊपर लिखेंगे तो प्लस 19, दैट इज वैल्यू ऑफ एन, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वहां से क्रॉस हो रहे होंगे। अगर उससे इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है बेटा, 4.8 एम्पियर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द correct option. If resistance of a substance is increased with temperature, it is, ताप बढ़ाने पर किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मेटल, इंसुलेटर, और यहाँ पर और नाम लिखे हुए हैं, मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और सुपर कंडक्टर है। तो कौन है जिसका ताप बढ़ाने पर कंडक्ट रेजिस्टिविटी, है ना, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो इसका आंसर है बेटा मेटल। जनरली मेटल को गर्म किया जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यानी कि उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी मेटल की डिक्रीज होती है व्हेन राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। इंसुलेटर में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सेमीकंडक्टर में बेटा रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप बाय 1% देन पावर डिक्रीज बाय, किसी इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रवाहित धारा का मान 1% कम कर दिया जाए तो उसमें शक्ति में क्या कमी होगी। तो फर्स्ट पावर का फॉर्मूला लेके, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू बेटा आई स्क्वायर आर, क्योंकि इन्होंने बल्ब कहा है तो हम प्योर रजिस्टर यहाँ पर लेंगे, आई स्क्वायर आर है। और इसमें इन्होंने क्या, करंट को 1% कम कर दिया जाए, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, करंट को 1% कर दिया जाए तो पावर में क्या चेंज आएगा। तो इसको हम बेटा यूनिटी टू डायमेंशन में जो एरर एनालिसिस है अगर उससे मैं सॉल्व करूं तो चेंज इन पावर इन परसेंटेज, जो परसेंटेज में पावर चेंज आएगा बेटा, यहाँ पर देखो आई स्क्वायर आर है तो हम पावर को आगे ले आते हैं और परसेंटेज चेंज इन करंट लिखेंगे कि करंट में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, है ना। और परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस लिखते हैं पर इन्होंने रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं दिया है, तो परसेंटेज चेंज यानी कि 2 आगे, पावर कहाँ बच्चे आगे, इंटू परसेंटेज चेंज इन करंट, तो करंट में परसेंटेज चेंज है 1%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1%। तो पावर में जो परसेंटेज चेंज आएगा बेटा वो 2%। तो पावर परसेंटेज में कितनी चेंज होगी बेटा, 2% पावर का चेंज होगा। एरर एनालिसिस से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। If a wire is stretched to make it 0.1% longer, the percentage change in its resistance would be। यदि एक तार को खींचकर 1% लंबा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत चेंज आएगा। तो फर्स्ट वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज रो एल अपॉन ए। यदि हम वायर को बेटा खींचते हैं, सपोज मेरे पास एक वायर है, यदि मैं इसे खींचता हूं यानी कि इसको मैं थोड़ा सा लेंथ में बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा, यानी कि इसका एरिया कम हो जाएगा पर इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जो चीज कांस्टेंट रहने वाली है वो है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा।
यानी कि अगर इसका पहले एरिया ए था, लेंथ इसकी एल थी और बाद में इसके एरिया मान लो ए2 है और लेंथ इसकी एल2 है, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। एरिया इंटू लेंथ क्या बनाएगा, वॉल्यूम। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एरिया इंटू लेंथ दोनों का प्रोडक्ट जो बच्चे वो है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी 1/एरिया के। लेंथ किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/एरिया के। सो मैं इस फॉर्मूले में R इज इक्वल टू रो L/A जो लिखा है, इन प्लेस ऑफ A मैं ये भी लिख सकता हूं कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। सो यहाँ पर मैं पुट करता हूं बेटा, A की जगह मैं लिखता हूं 1/L। तो 1/L यानी कि L ऊपर गया L²। सो वायर को जब हम खींचेंगे बेटा तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। नाउ यहां से मैं अपना एरर एनालिसिस वाला पार्ट करूं कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। लेंथ में परसेंटेज में कितना चेंज हुआ वही हम परसेंटेज चेंज इसमें लगा सकते हैं, पर लेंथ के पावर में 2 है तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ बेटा, 0.1% का, तो यहाँ पे 0.1 परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो आंसर इज 0.2%। 0.2% इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी है, 0.2% उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है, तो फिर से एरर एनालिसिस हम इसे बना सकते हैं। अदरवाइज दूसरी मेथड भी है जिसे हम इन्हें बना सकते हैं, जो कि एक लंबी मेथड होगी। पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो हमसे पूछा गया है, डू नॉट अफेक्ट टू इच अदर, अट्रैक्ट टू इच अदर, रेपेल टू इच अदर एंड गेट रोटेटेड टू बी परपेंडिकुलर टू इच अदर। आपके पास दो वायर है बेटा, पैरेलल वायर है, जिनमें करंट फ्लो हो रहा है, और करंट जो फ्लो हो रहा है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि एक में अगर करंट में डायरेक्शन लो ऊपर तो दूसरे में करंट की डायरेक्शन है नीचे। तो जब दो वायर में यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा, यहाँ पर होता है अट्रैक्शन। लेकिन जब डायरेक्शन एक में करंट के अपोजिट कर दी जाए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम फोर्सेस है ना। ये इसे रिपेल करेगा और ये इससे रिपेल करेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, पैरेलल फ्री पैरेलल वायर है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी, दे आर रिपेल टू ईच अदर, वह एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मोशन ऑफ काइट विल बी, जो काइट है उसकी मोशन किस टाइप की है पूछा है इन्होंने। फर्स्ट 1D वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड वन इज टू डायमेंशनल मोशन एंड थर्ड वन इज 3D थ्री डायमेंशनल मोशन, और एक स्टेट ऑप्शन दिया है एक्चुअली। तो हमारा जो काइट है उस स्पेस में बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन में उड़ता है। इसे मोशन इन स्पेस के नाम से हम समझ सकते हैं, मोशन इन स्पेस। यदि स्पेस में वो उड़ रहा है, एक खाली जगह में उड़ रहा है, तो उसमें तीनों एक्सेस इन्वॉल्व है, एक्स वाई और जेड। तो उसकी जो मोशन है बेटा वो थ्री डायमेंशनल मोशन में आएगी, किसकी, काइट की। जो काइट इस टाइम में उड़ रहा है उसकी मोशन है थ्री डायमेंशनल मोशन। ऑप्शन सी इज दिस क्वेश्चन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी, है ना, प्रक्षेप्य गति में त्वरण हमेशा रहता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है बेटा, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंके किसी एंगल के साथ, तो उसका जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल है। ये उसकी टॉप मोस्ट हाइट होती है, यहाँ जहां से हमने उसको फेंका वहां से जहां तक वो गिरता है उसको हम रेंज कहते हैं। इन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन, इसमें दो तरीके का एक्सेलरेशन है। एक तो वर्टिकल मोशन हो रही है जो इसे कहाँ ले जा रही है बेटा, ऊपर। एक वर्टिकल मोशन हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल में इसकी जो वेलोसिटी जिसे हम यू एक्स लेते हैं, यहाँ पर अगर u है, दिस एंगल इज थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखी जाती है u cos थीटा, एंड द वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर लिखी जाएगी बेटा u sin थीटा। इन्होंने पूछा एक्सेलरेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है u cos थीटा। लेकिन एक और एक्सेलरेशन इसमें होता है वर्टिकल y डायरेक्शन में, जो कि माइनस g होता है ना, मोशन अंडर द ग्रेविटी का ही एग्जांपल है। तो इसमें एक्सेलरेशन पूछा गया कैसा है, एक डायरेक्शन में जीरो है और एक डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है
जीरो नहीं है, जीरो तब होता है बेटा जब सिर्फ उसको एक्स डायरेक्शन में पूछा जाता। इसका सही आंसर है कांस्टेंट, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है एंटायर द मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन लिखा जाएगा तो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में प्लस वाई डायरेक्शन एक्सेलरेशन, टोटल यही लिखा जाएगा, जो नंबर एक कांस्टेंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ऑलवेज बी कांस्टेंट।